हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुरेश है। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कक्षा 12 2022 में पास किए और मैंने हिस्ट्री विषय में 98 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो समझाऊँगा वो आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊँगा और इम्पोर्टेंट जो भी बिंदु है वो आपको मैं हाईलाइट कराते चलूँगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, या आप इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसी थी। सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। तो इस सभ्यता की जो खास बात है, वैसे तो बच्चों सभ्यताएं बहुत सारी हुई, जैसे कि मिस्र की सभ्यता है, और मिस्र की है एक, वो इथोपिया की कुछ सभ्यताएं हैं। तो लेकिन उन सभ्यता और इस सभ्यता में यही अंतर है कि वो तो पहले खोजी गई थी। पहले ये माना जा रहा है कि वही सबसे बड़ी सभ्यता है दुनिया में, उनसे बड़ी कोई है नहीं। लेकिन करीबन 1924 या 1924 में के आसपास की बात है, वो आगे आपको आएगा, उस पूरा विश्लेषण आएगा। थोड़ा इंट्रो में मैं बता देता हूँ आपको। तो उसमें इस सभ्यता की खोज हुई और पूरे विश्व के सामने ये तथ्य आया कि भाई मिस्र और ये इराक की ये सभ्यता ही सबसे बड़ी नहीं है। एक हड़प्पा नाम की सभ्यता है जो इतनी सुनियोजित थी। वहाँ के लोग थे वो इतने, मतलब अपने जो मकान बनाने की तकनीक थी, जो कुएं बनाने की तकनीक थी, और जो मकानों में जो बैठक रूम या बरामदा, कुआं, नाल की जो आजम, जो ये चिड़िया होती है, उनकी व्यवस्था, वो सारी की सारी इतनी सुनियोजित थी कि लेकिन ये बात 2600 से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के पहले की है। तो उस समय के देख लो, आधुनिक तकनीक जैसी मकान वहाँ पर निर्मित थे। तो वास्तव में इस समय के जो लोग रहे होंगे वो बहुत ही इंटेलिजेंट रहे होंगे, और उन्होंने एकदम जो काम किया वो व्यवस्थित रूप से उन्होंने अपनी बस्ती के बसा में किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्षेत्र में आरंभ, इस सभ्यता का आरंभ कैसे था वो हम इसके बारे में थोड़ा, आरंभ के बारे में तो थोड़ा मैं एक कहानी इसके बारे में और बता देता हूँ कि कुछ ऐसे इसमें एक कहानी है कि भाई रेलवे पटरियाँ कुछ बिछाई जा रही थी। तब रेलवे पटरियों बिछाई के दौरान खुदाई होती है, और उस खुदाई में इनको जो पुरातत्वविद, जो हिस्ट्री, जो हिस्टोरियन होते हैं, वो उनको कुछ ईंटें मिल जाती हैं। तो ईंटें मिलने के कारण फिर वो सोचते हैं, उनको ईंट लैब में जाकर जो उनके इतिहासकार हैं वो जहाँ पर भी वो अध्ययन क्षेत्र होता है वहाँ पर लेकर उस ईंट का अध्ययन करते हैं। तो उसमें पाया जाता है कि वो ईंट बहुत पुरानी पाई जाती है। तब उन्हें पता चल जाता है कि ये ईंट, एक ईंट मिली है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राचीन समय में सभ्यता जरूर रही होगी। तो फिर उन्होंने फिर उसका खुदाई कार्य शुरू करवा देते हैं, और धीरे धीरे ये सभ्यता पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इस क्षेत्र में आरंभ पहले पढ़ रहा था। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। जो ये जो है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, ये सभ्यता, ये देख लो, ये क्षेत्र कौन सा है, ये इसका मैं थोड़ा उत्तरतम और पूर्वी बिंदु आपको बता देता हूँ। जो आज हमने जम्मू कश्मीर है, इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर का मांडा एरिया है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है महाराष्ट्र में देमाबाद, और ये उत्तर से लगाकर दक्षिण तक की इसकी जो दूरी है वो है 100-150 किलोमीटर। और जो पूर्व से लगाकर पश्चिम में जो बिंदु है, पूर्व में सबसे इसका सभ्यता एरिया का पूरा क्षेत्र का पूर्वी बिंदु यानी जो सबसे पूर्व में है वो है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है। हाँ, और पश्चिम का सबसे बिंदु है वो है सूत कैंगडोर है, जो इसमें पाकिस्तान में है। तो ये इसका पूरा विस्तार है।
तो आरंभ में इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मर्दबान शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ, अब जो हम इस विकसित हड़प्पा सभ्यता नाम दे रहे हैं कि ये इतनी सुनियोजित थी, तो ये किताब कहना चाह रही है कि इससे पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, लेकिन ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मर्दबान शैली से संबंध थी। मतलब ये अपनी विशिष्ट मर्दबांड, यानी इसके जो मर्दबांड मिले हैं यहाँ के, ये एक विशेष शैली के थे जो ये इतिहासकारों को अध्ययन करने पे मजबूर कर दिया। इनकी जो विशेषता थी वो, तथा इनके संदर्भ में हमें जो कृषि, आज जिस प्रकार हम कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, शिल्पकारी कर रहे हैं, उसी टाइप की शिल्पकारी उस समय ये लोग करते थे। ये बात है 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1900 ईसा पूर्व इसका कालखंड बताया जा रहा है, जो इस एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया, लेकिन लगभग सेम ही बताया। कोई 2600 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, लेकिन ये एनसीईआरटी पुस्तक है जो प्रमाणिक तथ्य ये बता रही है और अपने को इसी के अनुसार लिखना है। यदि आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है, तो आपको 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1900 ईसा पूर्व इसका कालखंड है, यही लिखना है और इस पुस्तक में है। संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा समय बीच क्रम भंग था। अब अपने बोर्ड परीक्षा में आए कि आप कैसे कह सकते हैं कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता में क्रम भंग था, इसके बारे में बताइए। तो आप लिखेंगे कि कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने इलाकों में जले जाने के संकेत मिले हैं। मतलब इतिहासकारों ने कुछ स्थल जो खोजे हैं, वहाँ पर उनको ज़्यादा मात्रा में जलाए जाने जो इलाके हैं उनके संकेत मिले हैं। इसका मतलब उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर इन स्थलों को जलाया है, तो इसका मतलब तो ये या तो यहाँ पर कुछ आक्रमण हो सकता है। आक्रमण होने के कारण भाई तोड़ फोड़ हो गई, जल गए, टूट फूट हो गई, या फिर कुछ ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिससे वहाँ के एरिया के सारे के लोगों ने स्थानों को त्याग के भी वहाँ से चले गए। तो ऐसा इनको प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आरंभ में जो हड़प्पा सभ्यता थी और अब जो हड़प्पा जो हम इन इतिहासकारों को मिली है, उसमें बीच में इनको कुछ क्रम भंग जरूर दिख रहा है। तो आरंभ में जरूर ये थोड़ी सुव्यवस्थित जो नहीं हो सकती होगी, लेकिन अब जो इनको ये मिली है, ये बिल्कुल एकदम सुनियोजित सभ्यता इनको मिली है। अब वहाँ के लोगों के निर्वाह के कैसे तरीके थे, आज हम निर्वाह के क्या तरीके हैं, आज से हम कंपेयर करें तो आज हम निर्वाह के तरीके, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई अपनी खेती कर रहा है और कोई अपना बिजनेस कर रहा है। और उस समय उन लोगों का क्या निर्वाह का तरीका, आप चीज़ों को आज से कंपेयर करें। आज अपन निर्वाह के क्या तरीके करें, आज भी हम पशुपालन कर रहे हैं, आज भी हम खेती कर रहे हैं। जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान लेके बैठा है, कोई जो भी कर रहा है वो, ये तो एक निर्वाह का तरीका ही है। लेकिन वो लोग कैसे निर्वाह के तरीके अपनाते थे, या उन्होंने अपने जो परिवार चलाने के लिए क्या क्या कार्य करते थे, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़े। ये पॉइंट कह रहा है कि आपने मानचित्र में देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति, ये जो विकसित हड़प्पा संस्कृति इस पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, इस एरिया में जो पनपी, ये कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पर आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। मतलब ये संस्कृति, यहाँ पर जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी वो ये अस्तित्व में थी, वहीं पर भी ये विकसित हड़प्पा संस्कृति पनपी। क्यों पनपी?
क्योंकि इससे हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि वहाँ पर एक सिंधु घाटी नदी बह रही है और उस समय के लोगों के लिए अब अपन देखें ना कि उस समय जो आरंभिक बस्तियाँ बसी थी वो अधिकतर नदियों के किनारे बसी थी, क्योंकि नदियों के किनारे बसने का उनका मेन कारण यही था कि भाई आदमी खेती करेगा तो पानी की ज़रूरत होगी, तो नदी से आसानी से उन्हें पानी मिल जाएगा, प्लस नदी से उनको पीने के लिए पानी मिल जाएगा, खेती के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा, पानी के लिए दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो उन लोगों ने उस बस्ती को नदी के किनारे बसाया। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, आज भी देख लो हम पेड़ पौधों से उत्पाद प्राप्त करते हैं। आम का पेड़ हमें आम देता है, जो सेब का पेड़ है वो सेब दे रहा है, अंगूर का पेड़ है अंगूर दे रहा है। तो इनका प्रयोग आज भी हम खाने के लिए कर रहे हैं। और उस ज़माने के जैसे वो फ्रूट वगैरह थे या पेड़ पौधे थे, जो भी उनको खाने के लिए उत्पाद मिलते थे वो इस्तेमाल करते थे। सिंपल सी बात है, अपने से आज से कंपेयर करो ना उस समय के आज, ये जो कह रहा है वो आज अपने कैसा है। तो जानवरों जिनमें मछली भी शामिल थी, लोग आज भी मछली खा रहे, उसमें भी खाते थे। नॉन वेज और वेज वो सारा आप समझते हैं। प्राप्त भोजन करते थे। तो हड़प्पा उनके निर्वाह के तरीके क्या क्या थे? सबसे पहले तो पेड़ पौधों से उत्पाद, आप ऐसे ऐसे आएगा 2 नंबर में आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाह के तरीके बताओ हड़प्पा में, तो पहला पॉइंट लगा करें लिखेंगे कि वो पेड़ पौधों से उत्पाद प्राप्त करते थे। वो अपने निर्वाह के लिए मछली का प्रयोग करते थे या उससे भोजन करते थे। या फिर ये कह रहा है कि जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज। फिर पुरातत्वविदों ने जले अनाज के दानों की खोज की वहाँ पर और बीज की खोज की, तो उन्होंने पाया कि आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए। इसका मतलब बच्चों हम खुद दिमाग लगाए ना भाई कि जले अनाज के दाने मिले हैं, बीज मिले हैं, तो इसका मतलब खेती भी होती होगी, क्योंकि बीज मिले हैं तो बीज का प्रयोग कहाँ होगा? बीज तो ज़मीन में जब उसको बोया जाएगा तो वो अब फसल के रूप में बाहर आएगा और फसल होगी। तो इसका मतलब वो खेती तो ज़रूर करते थे, क्योंकि भाई बीज मिला है जले अनाज का, तो इसका मतलब वो खेती भी करते थे। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिक करते हैं। जो पूरा वनस्पतिज्ञ ये लिखा हुआ है वो इन जले अनाजों का वगैरह, जो ये अपने विषय के जो एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग विषय हैं। कोई भूगोल का एक्सपर्ट है तो वो भूगोल वेता है जो भी उसको बोलते हैं। कोई हिस्ट्री का एक्सपर्ट है तो उसे इतिहासकार या जो भी उसका अलग नाम होता है वो कहते हैं। और जो पूरा वनस्पतिक है वो वनस्पति विज्ञान से संबंधित रिलेटेड जो भी होते हैं उनका वो डिटेल से अध्ययन करता है। जो प्राचीन वनस्पति के, देख लो इस जो बात आगे सेम आ गई, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, अब हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने, देखो वही बात आगे आ रही है जो मैंने पहले बोल दी है। में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। अब आपके बोर्ड में सवाल आ सकता है कि हड़प्पा स्थलों से मिले कोई 2 अनाज के नाम बताओ। तो आप गेहूँ कह सकते हैं, जौ कह सकते हैं, दाल कह सकते हैं, सफ़ेद चना कह सकते हैं और तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। अब पर्सनली 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए, उस स्थल का नाम बताओ। तो आप लिखेंगे कि बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, मगर पाए गए हैं, क्योंकि कम पाए गए हैं लेकिन पाए जरूर गए। इसका मतलब चावल की खेती भी होती थी। ये हो सकता है कि उस समय के लिए उस एरिया की जो
जो ज़मीन या जिसे मृदा बोलते हैं, सॉइल, इंग्लिश में मृदा को सॉइल बोलते हैं, वो उस चावल के लिए अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण चावल की पैदावार वहाँ पर सही नहीं हो रही होगी, इसलिए वहाँ पर कम दाने पाए, ये कारण हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये पॉइंट पढ़ के हमें ये समझ में तो आ गया कि वो लोग खेती तो ज़रूर करते थे, बिना खेती के भाई कहाँ से गेहूँ और जौ का दाने मिल गए। इस बात को हम समझेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में, अब आप ये देख लो, अब ये टॉपिक तो निर्वाह का तरीका ही है। अब इसमें कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियाँ, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल है। अब हमें ये तो हो नहीं सकता कि उस समय के जानवर वैसे के वैसे जिंदा मिले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उनका जो कंकाल खुदाई के दौरान मिला है, उनकी हड्डियाँ मिली हैं, और आज ये संभव है कि भाई एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसको वैज्ञानिक या जो उस विषय के एक्सपर्ट है वो पता लगा देंगे ये इस जानवर का हड्डी है, और ये भी पता लगाएंगे कि ये पैर की हड्डी है कि कमर की हड्डी है। इतना विज्ञान विकसित हो चुका है। तो बेसिकली उन्होंने उस कंकाल को देखकर पता लगाया, या उस कंकाल की जो भी अध्ययन विधि है, अलग अलग अध्ययन विधियाँ है कंकाल अध्ययन करने, तो उस कंकाल के अनुसार उसको पता लगा कि ये बकरी का कंकाल है, ये भेड़ का कंकाल है, ये भैंस का है और सूअर का है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्व द्वारा किए गए अध्ययनों से संकल्प मिलता है। देख लो, मैं कह रहा हूँ अपने विषय एक्सपर्ट की बात वो हो रही है। देखो जीव पुरातत्वविद हैं, ये जीवों के अध्ययन में एक्सपर्ट है, तो इसने अध्ययन किया कि भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियाँ शामिल है, या फिर इसे जीव पुरातत्वविद को पूरा प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं। ऐसे सवाल आ सकता है कि पूरा प्राणी विज्ञान या जीव पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता में क्या अध्ययन किया, तो आप लिखेंगे कि उन्होंने जानवरों की हड्डियों का अध्ययन किया, भेड़, भैंस, बकरी जो भी है उनका अध्ययन करके हमें बताया कि वहाँ पर हमें ये हड्डियाँ मिली हैं। इसका मतलब वो जानवर या पशुपालन भी करते थे। तो ये पॉइंट आप लिख देंगे। तो अब मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ। आपको आएगा या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि आप हमें ऐसे बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, कोई 4 पॉइंट दिखाइए। देखो बोर्ड परीक्षा में आप जितना आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, जितना पूछा उतना ही लिखेंगे, तो आपको डेफिनेट नंबर पूरे मिलेंगे। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है और मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है। जो भी यूट्यूब से ऑनलाइन जितनी भी मैं अपना जो भी रिसोर्सेज थे उनसे मैंने मेहनत करके 98 100 में से प्राप्त किया। तो ये मुझे अनुभव है, और मैंने जो स्टडी की है वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके की है, जो मैं आज भी किसी को यदि बिना देखे बुक खोले पढ़ा दूँ तो मेरे को सारा का सारा याद है। क्योंकि आप भी पढ़ाई करने का तरीका क्या कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट रूप में आप क्या करते हैं कि उसको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश में कितने जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चैप्टर को कंप्लीट नहीं करना है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है आपको। क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट 5 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया तो वो आपको परमानेंटली मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो आप और प्लस कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है याद करने का और पूरे में से पूरे मार्क्स लाने का। एक ही तरीका है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, आप कहेंगे इसमें चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, इतने मार्क्स कैसे लाएंगे। मैं बता रहा हूँ, बड़ा देखो चैप्टर बड़े हैं ना, तो आप इसको पॉइंट वाइज बांट लो कि रोज़ का एक चैप्टर पढ़ूंगा, ऐसे करके 15 चैप्टर 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 16वें दिन फिर से पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, अगले 30 तारीख तक 30वें दिन तक पूरे 2 बार रिवीजन होगा, 1 महीने में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप कंटिन्यू एकदम रेगुलरिटी के साथ करते जाएंगे ना, तो आपकी वो एक आदत बन जाएगी, और उस आदत से ही आप धीरे धीरे आप पहले चैप्टर में आपको 2 घंटा पढ़ने में लग रहा है, तो आप धीरे धीरे 6ठे 5वें रिवीजन तक आएंगे, तो आप बस इसको
आँख से देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। याद आप कह रहे कि याद नहीं होगा, मैं कहता हूँ परमानेंटली याद हो जाएगा। बस रिवीजन करना है, रिवीजन से आपको पीछे नहीं हटना है। तो चलिए, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो शुरू कर। मैं इस टॉपिक, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको मैं एक साथ नहीं पढ़ा सकता, इसके चार चार पार्ट करूँगा तो धीरे धीरे समझाऊँगा। लेकिन समझाऊँगा धीरे धीरे, भले टाइम लगे, लेकिन परमानेंटली चीज़ें आपके माइंड में फिट कर दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करता हूँ। फिर ज्योग्राफी भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। ज्योग्राफी में मैंने क्लास 12 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त किए, तो वो भी मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करता हूँ। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आकर्षक समुदाय से मांस प्राप्त करते थे, मछली तथा हड्डियों के साथ। ओवरऑल बात यही है कि हड्डियाँ जानवरों की, मछलियों की मिली है। तो ये भी इतिहासकार ये कह रहा है कि हम पता नहीं लगा पाए कि भाई वो खुद शिकार करते थे या कोई आकर्षक अलग से समुदाय। आकर्षक का मतलब होता है शिकार करना, या वो अलग कोई समुदाय था वो इनको शिकार करके देता था। तो इसका, और ये दावा कर रहे हैं कि भाई हड्डियाँ मिली है, इसका मतलब शिकार तो होता था। क्योंकि आज भी देख लो, आज भी जानवर है, भेड़ बकरी भैंस तो आज भी है। आज भी खाने वाले इनका मांस खा रहे हैं, इनका शिकार आज नहीं हो रहा है, क्योंकि आज मानव बुद्धिमान हो गया, शिकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। पहले शिकार की ज़रूरत पड़ती थी, अब तो सीधा इनके डायरेक्ट मार्केट खुल गए। दुकान जो भी मांस वगैरह है वो लोग सीधे दुकानों से खरीद लेते हैं, शिकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले क्या होता था कि इतना दुकानें वगैरह विकसित नहीं थी, तो वो सीधे जंगलों में जाकर उनको जो भी शस्त्र थे उनके हाथ में, भाई तीर है, निशानेबाजी का, वो लगा के इनको मार कर खा जाते थे। और ये इनका निर्वाह का, या जो आप कह रहे हो भोजन का तरीका। तो देख लो, ये टॉपिक मैंने आपको पूरा करा दिया। अब आपके बोर्ड में पेपर क्वेश्चन आएगा कि निर्वाह के तरीके बताइए। यदि आपको 4 टॉपिक बड़ा पूछे, 4 नंबर का क्वेश्चन और सब सीमा 100-150, तो आप ये पूरा पूरा लिखेंगे, पूरा इतना लिखने की सिंपल सा लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में वैसे इतिहासकारों को विभिन्न प्रकार के निर्वाह के तरीके मिले हैं, लेकिन कुछ निम्नलिखित 4 पॉइंट है। आप ऐसे हेडिंग लगा के लिख देंगे, और सबसे पहले लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों से भोजन करते थे, ये इनका निर्वाह का तरीका था। फिर दूसरा आप लिख देंगे कि मछली को वो भोजन में प्राप्त, या उनको काट कर या जो भी उनका उपयोग करते थे, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि भाई वहाँ वहाँ में जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, गेहूँ मिले हैं, चावल के दाने मिले, जौ के दाने मिले, ये मिले हैं। तो इसका मतलब हम ये अध्ययन लगा, ये अनुमान लगा रहे कि वो खेती भी करते थे, और खेती के दौरान वो चावल, अनाज या इनका उपयोग करते थे, ये इनका स्वतः। फिर हम कहेंगे पूरा प्राणी विज्ञान या जीव पुरातत्व, उनको हड्डियाँ, उनको भेड़ बकरी सूअर की हड्डियों का अध्ययन क्या है, इसके अनुसार उन्होंने अध्ययन लगाया कि वो इनका मांस प्राप्त या इनका मांस का उपयोग करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। फिर इतिहासकार ये कह रहे हैं कि भाई ये खुद शिकार करते थे या नहीं करते थे, वो तो हम अनुमान नहीं लगा पाए हैं, या फिर हो सकता है कि जो शिकारी समुदाय है वो इनको लाकर भोजन देते थे। सिंपल सी बात है, बस ज़्यादा रिवीजन करना है। चलिए, निर्वाह के तरीका का टॉपिक ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब 2.1 टॉपिक आया, कृषि टेक्नोलॉजी, कृषि प्रौद्योगिकी। अब हम देखेंगे कि उनकी कृषि प्रौद्योगिकी कैसे थी। आज देखो, आज की, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आज से कंपेयर करो, देख लो कृषि प्रौद्योगिकी आज कैसे कृषि कर रहे हैं हम, भाई ट्रैक्टर से कर रहे हैं। आज हम बैल का प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं आज से 40 साल या 50 साल पहले कंपेयर करता है, तो बैलगाड़ी से कृषि करते थे। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे समय में टेक्नोलॉजी बढ़ गई। आज कोई बैलगाड़ी से खेती नहीं कर रहा है।
और उस समय वो कैसे कर रहे थे, तो यहाँ पर कभी ये नहीं लिखेंगे कि वो ट्रैक्टर से खेती कर रहे थे, क्योंकि ट्रैक्टर था ही नहीं उस समय। तो सिंपल सी बात है, हम इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो दिमाग हम ही लगा सकते हैं कि कृषि टेक्नोलॉजी का टॉपिक दे के तुम पता लगा लो ना कि कृषि प्रौद्योगिकी तकनीक। तो ये सिंपल सी बात है कि वो कृषि में बैल का प्रयोग करते थे। और ये कह ही रहा है कि पक्की मिट्टी से बना, ये देख लो, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये देखो, खुद कह रहा है कि पक्की मिट्टी से बना वर्षभ। और इसको देखकर इतिहासकार पता लगा रहे हैं कि ये वर्षभ, यानी वर्षभ का मतलब होता है बैल, जो भी बैल है, इसको देखकर पता लगा रहे हैं कि इसका मतलब ये उस आकृति का मिला है, तो इसका मतलब इसका प्रयोग खेती में हल जोतने के लिए किया जाता होगा। ये ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संग, देखो वही बात आ गई, अनाज के दानों से हमने ये तो पता लगा लिया कि कृषि के संकेत मिले हैं, खेती तो ज़रूर होती थी, पर वास्तविक जो कृषि की टेक्नोलॉजी या विधियाँ के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना तो कठिन है। क्या जुते हुए खेत के साक्ष्यों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? यह भी पुस्तक लिखने वाला कह रहा है कि क्या खेतों में हम ऐसे बीज हाथ में पकड़ के छिड़काव करते थे? ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, इसको पता नहीं है, ऐसे कह रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा के कह रहा है कि क्या वो करते थे? खुद से प्रश्न पूछ रहा है लिखने वाला। फिर प्रश्न कह रहा है, मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मणिमूर्तियाँ जो मोहरें मिली है, आज हम मोहर देख लो, आज की मोहर नहीं है, रुपया है, सिक्के है, आज से हम अनुमान करें ना, हमारे जो भारत में 1 रुपये का सिक्का आ रहा है, पहले 1 रुपये का सिक्का आता था जिस पर वो गेहूं के अनाज के दाने ऐसे उस सिक्के पर ऐसे इंगित किया हुआ होता था। इसका मतलब उस सिक्के को, 1 रुपये का सिक्का, पहले आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 10 साल पहले वो सिक्का था या 5 साल पहले, उस पर अनाज के वो मिलते थे, क्योंकि उस समय क्या था कि 1991 की लगभग बात है, उसमें जो भी अनाज से संबंधित जो भी क्रांति वगैरह हुई थी, तो उस समय अपने देश को अनाज की वगैरह की आवश्यकता थी। तो मूल जो हमारी जो कंडीशन थी वही हमने उस रुपये पर लगा ली और दिखा रहे थे। तो वही देख लो, जो उस समय की कंडीशन होती है वो मोहरों पर दिखा देते थे। अब देख लो, मन मोतियों पर उन्होंने लगा दिया, इस मोहर पर इसने बैल की चित्राकृति लगाई है, इसका मतलब इस वर्षभ का प्रयोग मोहर पर छिपा है, तो इसका मतलब इसका खेती के लिए बैल का प्रयोग होता था। ये अनुमान लगा रहे उस मोहर को देखकर कि इस पर देखो, ये वर्षभ के आकार की, मतलब बैल के आकार की मिली है, इसका मतलब इसका प्रयोग खेती में होता था। इस आधार पर पुरातत्व मानते हैं कि खेत जोतने के लिए और बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही सोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले। सोलिस्तान ये पाकिस्तान में स्थान है, यहाँ से जो कई स्थल है वहाँ, और एक बनावली है हरियाणा में, वहाँ से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में, वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो देखो, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल गए इनको, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिल गए चोलिस्तान और बनावली से। तो इसका मतलब टोटल इसमें उन्होंने बात घुमा पर के इसी पर आ गई कि उस समय कृषि की टेक्नोलॉजी बैल जो थे, जुते हुए हल, ये वही बात है, जुते हुए हल के साक्ष्य, ये सारी की सारी कृषि टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान दर्शाते, जो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अब देख लो, ये पॉइंट कह रहा है कि
कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। अब ये वापस आरंभिक हड़प्पा स्तर की बात कर रहे हैं जो विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले विकसित थी, और ये जुते हुए खेत के साक्ष्य उससे संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि ये जो हल है, हल रेखाओं के दो समूह को एक दूसरे के समकोण पर ऐसे काट रहे थे। काटने का मतलब है कि अलग अलग फसलें उगाई जाती, आज ये अलग अलग फसलें उगाई जाती है। एक खेत का टुकड़ा है उसमें हम आज भी यही कर रहे हैं, आधे में गेहूं बो दिया, आधे में उसी के ऋतु की और फसल उसके पास बो दी, तो अलग अलग एक ही खेत में अलग अलग फसल ली जा रही है और उस समय भी ली जाती थी। कोई नई बात नहीं है, आप इसको आज से कंपेयर कर लो। आज भी हम खेत में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, आज भी उगा रहे, वो भी उगाते थे। तो ओवरऑल कृषि टेक्नोलॉजी के बारे में आपको 3-4 पॉइंट मिल गई कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि टेक्नोलॉजी में मुख्य बात ये है कि उनको कृषि टेक्नोलॉजी के बारे में एक मोहरों पर या जो मण मूर्तियाँ थी उस पर वर्षभ के नाम की आकृति मिली हैं, जिनसे ये अनुमान लगा रहे कि ये बैल था जिसका खेती में प्रयोग किया जाता था। प्लस सोलिस्तान और बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल मिले हैं और हल से हम अनुमान लगा रहे हैं कि खेती में वहाँ पर हल का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तीसरा पॉइंट ये है। और इससे हमने ये अनुमान लगा लिया कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में खेती में मुख्यतः बैलगाड़ी का ही प्रयोग होता है, बैल जो हल जोतने के लिए। इस खेत में हल रेखाओं को दो समूह एक दूसरे के समकोण में काटते हुए विद्यमान दर्शाते हैं और जो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। फिर पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया। अब उनके दिमाग में सवाल आया कि भाई फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया। आज से कंपेयर करो इसको तुम। आज फसल को काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है आप सभी को पता है, कहने की बात नहीं। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? इस पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या ऐसे होता था, इतिहास में अनुमान ही लगाया जाता है। आधुनिक में तो फिर हमारे पास लिखे हुए साक्ष्य हैं जिससे हम अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्राचीन इतिहास में तो हम अनुमान ही लगाते हैं। ना तो लिपि थी, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। देख लो, अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र है ये जो पाकिस्तान का एरिया है, राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। ये चोलिस्तान हो गया, मोहनजोदड़ो है, ये जितने भी स्थल बसे वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में बसे, जहाँ संबद्ध कृषि के लिए सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ती होगी। राजस्थान भी अर्ध शुष्क में आता है और यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये एरिया भी अर्ध शुष्क में था, यहाँ भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ी होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। अब कह रहा है कि सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ी होगी, लेकिन इसने अनुमान लगा के फिर ये कह रहा है कि अफगानिस्तान है ना, उसमें सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले इसी गार से भर गई थी, ऐसा भी हो सकता है। अब कह रहा है कि अफगानिस्तान का जो सोर्तुगई नामक एरिया से नहरों के अवशेष मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस अर्ध शुष्क एरिया में जो खेती के लिए नहरों से पानी लाया जाता होगा। परंतु ये कह रहा है पंजाब में नहीं मिले और सिंध में नहीं मिले। फिर ऐसा अनुमान लगा रहा है पंजाब में सिंध में नहीं मिले, इसका मतलब नहरें गाद से या जो मिट्टी है मलबे से भरकर समतल हो गई होगी, जो ज़मीन के लेवल में आ गई। भाई
इतनी पुरानी जो नहरें थी वो फिर वो देखो ज्योग्राफी में वो निक्षेपण जो भी वो क्रियाएँ होती है अपक्षय अपरदन वो सारा टॉपिक है। उसके अनुसार वो हवाएं अपना जो मलबा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, जिससे वो खड्डा भी होता है जो नहर का वो धीरे धीरे कई साल बीतते जाते हैं और ज़मीन के लेवल से वो समतल हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कोई नहर थी। फिर कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब देख लो, ये कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि धोलावीरा है ना, गुजरात में है, वहाँ से जलाशय मिले हैं, कुछ जलाशय, उसका प्रयोग कृषि के जल के संचय। तो मुख्य बात घूम फिर कर कृषि के समझ में बेल, जलाशय, नहरें, ये सारी आ रही है। ये ऐसे 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बोर्ड परीक्षा में 2 पूछे 2 लिख देना, 4 पूछे 4, हमेशा 4 याद रखना। जैसा जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना आपको आंसर लिखे आना है। तो आपको थोड़े ही नाम याद रखने हैं कि भाई धोलावीरा, क्योंकि जितना परफेक्ट आंसर दोगे उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपको ऐसे मेंशन करके लिखना है कि धोलावीरा से भाई जलाशय के मिले हैं, और सोरतुगई अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि खेती में नहरों का प्रयोग किया जाता था। फिर उन्होंने बनावली जो हरियाणा बनावली है, वहाँ से जुते हुए वहाँ से हल मिले हैं मिट्टी के। फिर कालीबंगा राजस्थान से वो जुते हुए खेत के 2 समान आकृति में जो अलग अलग फसलें की, वो सारा आपको लिखे आना है और पॉइंट टू पॉइंट लिखे आना है। अब एक महत्वपूर्ण बात आ रही है, ये देख लो, चित्र है धोलावीरा से मिले जलाशय। ये देख लो, ये पूरा जलाशय धोलावीरा का। ये यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जिससे इन सीढ़ियों से उतरा जाता था इसके अंदर। ठीक है, अब पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने की यंत्र। अब बच्चों, आप एक इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें विजुलाइज करके चलना है। आपको मैं कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पर चिंतन करें, मनन करें, तभी आपका पढ़ना संभव। वैसे आप रट के 100 में से 100 भी मार्क्स प्राप्त कर लिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। रट, आप अपने माइंड में उस चीज़ के प्रति एक कॉन्सेप्ट लेके चले कि मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, देख लो कि पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। तो इसमें मेरा भी तो विवेक लगाऊं थोड़ा कि क्या भाई पूरा वस्तु मिली है, अब मैं अनुमान लगा दूँ मेरे को कोई पूरा वस्तु मिली है तो मैं उसकी पहचान कैसे करूँगा? अब मैं कोई इतिहासकार तो हूँ नहीं कि उसकी करूँगा, लेकिन थोड़ा तो अनुमान मैं भी लगा सकता हूँ। अब देख लो ये टॉपिक क्या कह रहे हैं। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने की यंत्र और उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता। इन्हीं सभी पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। ये उदाहरण पढ़ लो तुम। भाई चलो, ऊपर क्या हो गया तुझे? अब उदाहरण है इस अवतल छक्के का। अवतल छक्कियां बड़ी संख्या मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए उपयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूल और कठोर कंकरीले अनिज या बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, चूँकि इन संख्यों के तल सामान्यतः उतले और निश्चित रूप से इन्हें जमीन तथा मिट्टी में जमा कर रखा जाता हो, जिन्हें इन्हें हिलने से रोका जाए। और 2 प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, जिससे निचला पत्थर खोखला होता गया, और दूसरी वे जिन्हें केवल जिनका प्रयोग सालन तरी बनाने और दूसरे पत्थर को हमारे श्रमिक को सालन पत्थर का नाम दिया है, तथा हमारे बावर्ची एक ही पत्थर रसोई में प्रयोग किए। संग्रहालय में उधार मांगा है।
ये देख लो, अब मैं इसको समझ गया हूँ तो मैं बता रहा हूँ क्या है। आज की जो हम अनाज पीसने की जो चक्की होती हैं वो मशीन द्वारा निर्मित है और उसमें सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम चलता है। इसको आप देखकर अनुमान लगाए, देख एक आपको देख लो, ये बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, ये कह रहा है कि ये पहले सीधा था,